नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से थोड़ी बातचीत करना चाहता हूं। बीते दिन मेरी किसी कहानी पे बहुत सारे लोगों ने इस तरह की टीका टिप्पणी की कि मैं जिस तरह से अपना प्रोग्राम पेश करता हूं वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि कुछ तुम शम्स सर से सीखो, और भी इस तरह की कई बातें लोगों ने लिखी। तो जहाँ तक शम्स सर की बात है तो जाहिर है वो अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड हैं। उनसे तो जितना सीखा जाए वो कम है। हालांकि मैं उनसे सीखता रोज़ हूँ, लेकिन ये भी बात सही है कि मैं उनको हूबहू कॉपी नहीं करना चाहता, उनकी नकल नहीं उतारना चाहता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान, हर व्यक्ति अलग होता है और उसको अपनी बात अपने तरीके से कहना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो जब मैंने लोगों के इस तरह के कमेंट्स पढ़े तो हमारे बहुत से ऐसे दर्शक जो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने मेरे हक में बहुत सारे कमेंट्स किए। तो आप लोगों के कमेंट्स, सारे कमेंट्स तो आप जानते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, कुछ एक कमेंट्स आज मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप लोगों के इस सपोर्ट और इस प्यार की बदौलत मुझे एक शेर याद आ गया। वो शेर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ये शेर अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लोगों को मैंने अलग अलग तरीके से पढ़ते हुए सुना है, तो उसके मैं दो वर्जन आप लोगों को सुनाऊंगा। एक वर्जन तो ये है कि न जाने कौन मेरे हक में दुआएं पढ़ता है, न जाने कौन मेरे हक में दुआएं पढ़ता है, मैं डूबता भी हूं तो दरिया उछाल देता है। क्या खूबसूरत बात है। और इसी शेर को कुछ लोगों ने यूं भी पढ़ा, मेरी माँ मेरे हक में दुआएं पढ़ती हैं, अगर मैं डूबता भी हूं तो दरिया उछाल देता है। एग्जैक्ट शेर या एग्जैक्ट पंक्तियां क्या है, किसने लिखी हैं, मैं ये नहीं जानता। अगर थोड़ा रिसर्च करके आया होता तो शायद बता भी पाता, लेकिन स्पॉन्टेनियस ये शेर मुझे याद आया तो मुझे लगा कि ये आप लोगों की नज़र मुझे करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो दुआएं मेरे साथ है उसकी बदौलत ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत दिल से। और अब आइए और ज़्यादा इस तरह की इमोशनल बातें नहीं करके सीधे मुद्दे पर आते हैं और आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। आज जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो पिछले साल की घटना है, पिछले साल के आखिरी दिनों की। तारीख है 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर 2023। जगह है ओडिशा का गंजाम ज़िला, और इसी गंजाम ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है अधेईबारा। अधेईबारा गांव है और ये पुलिस स्टेशन एक लगता है कवि सूर्यनगर, उस पुलिस स्टेशन की हद में ये गांव आता है। तो इस गांव में ज़िंदगी अपनी रफ्तार पर थी, नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे थे, लेकिन 7 अक्टूबर की रात को इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि 8 अक्टूबर को जब सुबह हुई तो गांव के लोग जो है वो बड़े सदमे में आ गए। हुआ ये कि 8 अक्टूबर की सुबह एक परिवार से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए तो पता चला कि उस परिवार की जो महिला है, यानी हाउसवाइफ, और उसकी सिर्फ 2 साल की एक छोटी सी बेटी, उन दोनों को सोए हुए हालत में ही किसी जहरीले सांप ने काट लिया है और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, बहुत ख़राब हो गई है। और आनन फानन में घर के लोग और ख़ासकर जो महिला जिसको सांप ने काटा था उसको उसके पति उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अस्पताल में माँ बेटी दोनों को ब्रॉट डेड करार दिया जाता है। और जब एक परिवार में एक साथ दो मौतें हो जाए और वो भी इतने अफसोसनाक तरीके से सांप के काटने की वजह से, तो पूरे गांव का दुखी हो जाना लाजमी है। तो 8 अक्टूबर की सुबह ये जो अधेईबारा गाँव है, या बेरा जो भी कह ले, इस गाँव में मातम का माहौल था। अब जब ये मौतें हो गई तो जानकारी पुलिस को भी मिली, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल डेथ तो था नहीं, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें तो थी नहीं, ये तो एक्सटर्नल मामला था, सांप ने काटा था। तो पुलिस ने इस सिलसिले में अननेचुरल डेथ का एक मामला दर्ज किया और इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी। लेकिन अभी अननेचुरल डेथ के इस मामले को पुलिस और अच्छी तरह से जांच करती, इसके नतीजे पर पहुंचती, तब तक एक शख्स जिनका नाम है बी काली पात्रा, तो ये काली पात्रा साहब ने वहाँ के गंजाम पुलिस को और ख़ासकर जो कवि सूर्यनगर पुलिस स्टेशन है उसको एक कंप्लेंट दी, एक शिकायत दी। और शिकायत में उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी बसंती पात्रा, जिसकी सांप काटने से मौत हुई, और उनकी नातिन रैदर, जिसे दोहती भी कहते हैं, 2 साल की जो बच्ची जिसकी मौत हुई, इन दोनों की मौत जो है वो नेचुरल मौत नहीं है, बल्कि इनकी मौत के पीछे
उनके अपने दामाद का ही हाथ है, जिसका नाम है के गणेश पात्रा। और इसलिए इस मामले की छानबीन की जानी चाहिए और गणेश पात्रा को इस मामले में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मर्डर चार्जेस लगाया जाना चाहिए। अब ये अपने आप में एक अजीब बात थी, एक एक्सीडेंटल डेथ जिसमें एक सांप दुर्भाग्य से किसी के घर में घुस जाए, किसी के कमरे में, और सोए हालत में किसी को काट ले। उस मामले को अगर कोई मर्डर मिस्ट्री बताने लगे, मर्डर कॉन्स्पिरेसी बताने लगे, साजिश बताने लगे, तो हैरानी तो होती है। तो आसपास के लोग हैरत में पड़ गए, खुद पुलिस भी सोच में पड़ गई कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो अननेचुरल डेथ का मामला साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन जब पुलिस वालों ने काली पात्रा साहब से ये पूछा कि भाई आपने ये शिकायत दी है तो क्यों दी है, इसका बेसिस क्या है, तो उन्होंने ये बात पुलिस को बताई कि पहले से उनकी बेटी और दामाद के बीच में कुछ मैरिटल डिस्कॉर्ड का सिलसिला चला आ रहा है, यानी पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन की शिकायत रही है। और उनकी बेटी ने अपने पति के खिलाफ पहले ही पुलिस में कंप्लेंट भी दी थी, जो आप लोगों की संज्ञान में, आप लोगों की जानकारी में है। तो ऐसे में मुझे ये पूरा शक है कि मेरी बेटी की मौत के पीछे मेरे दामाद का ही हाथ है। अब ये अपने आप में एक वैलिड रीज़न जो है वो इस मामले का हो सकता था, यानी कि गणेश पात्रा जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लग रहा था अपनी पत्नी और बेटी का, अब वो पुलिस के स्कैनर में या पुलिस के अंडर पुलिस रडार आ चुका था। अब पुलिस को ये पता करना था कि क्या वाकई ये कोई साजिश थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं। कमरे में सांप का घुस आना, सांप तो बरामद हो गया उस घटना के बाद, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने एक आध जगह रिसर्च किया, पढ़ा, तो मुझे ये पता चला कि उस सांप को लोगों ने गुस्से में जो है वो पीट कर और कुचल कर, पीटा तो नहीं जाएगा, मतलब कुचल कर उसको मार भी दिया, और वो एक जहरीला नाग था, कोबरा। लेकिन अब सवाल ये था कि सांप से तो ऐसे भी पूछ नहीं सकते कि भाई क्या मामला है, इंसान से ही पूछ सकते हैं, वो इंसान बचता है गणेश पात्रा। अब अगर गणेश पात्रा ही इस साजिश के पीछे है, तो अगर पुलिस उससे सीधे सीधे पूछती कि बताओ तुमने अपनी बीवी और बेटी की हत्या की है क्या, तो ऐसा कोई भी कातिल थोड़ी होगा कि वो कबूल कर लेगा कि हाँ हत्या की है। खासकर तब जब वो किसी की जान लेने के लिए इतनी गहरी साजिश रच रहा हो कि वो कोई कोबरा सांप लाकर घर में छोड़ रहा हो, तो जाहिर सी बात है वो पुलिस के सामने अपना जुर्म तो कबूलेगा नहीं। तो पुलिस ने ये सोचा कि क्यों नहीं गणेश पात्रा के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई जाए, और गणेश और उसकी बीवी बसंती जिसकी मौत हुई है उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, जिससे ये पता चल सके कि वाकई इसके पीछे कोई साजिश है या नहीं। तो पुलिस की जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को छानबीन करने पर यह पता चला कि साल 2020 में गणेश और बसंती की शादी हुई थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन शादी के कुछ समय तक तो चीज़ें ठीक चली, लेकिन उसके बाद गणेश जो है वो कथित तौर पर दहेज की मांग करने लगा, और इसे लेकर बसंती के साथ उसके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो बसंती ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, और पति पत्नी कई महीनों तक अलग भी रहे। लेकिन इसके बाद फिर परिवार के लोगों ने, आसपास के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन्होंने बीच बचाव किया, और फिर पति पत्नी पिछले 3 महीनों से एक साथ रह रहे थे। लेकिन इन 3 महीनों के दौरान क्या वाकई गणेश पात्रा ने अपनी बीवी की हत्या करने की साजिश रची थी, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात आई थी? इसको पुलिस जो है वो वेरीफाई करना चाहती थी, और पुलिस ने इसको वेरीफाई करने के लिए एक तरीका चुना कि वो गणेश के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रही थी। इसी सिलसिले में पुलिस को एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन पता चली, और जब उस इन्फॉर्मेशन को पुलिस ने एक्सप्लोर किया, उस जानकारी को जब पुलिस ने और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि खंगाला, तो चीज़ें धीरे धीरे खुलती चली गई। पुलिस को ये पता चला कि पिछले साल 2023 की ही मैं बात कर रहा हूँ, 26 सितंबर को गणेश पात्रा ने अपने पिता के नाम पर एक सिम कार्ड खरीदा था, और ये एक ऐसा सिम कार्ड था जो उसने लिया तो अपने पिता के नाम था, लेकिन वो खुद इसका इस्तेमाल कर रहा था, और इस सिम कार्ड के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। गणेश ने इसे बिल्कुल एक सीक्रेट कार्ड के तौर पर यूज़ करना शुरू किया था, और इसी सिम कार्ड से वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता चोरी छुपे, और कुछ लोगों से बातें किया करता था। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने इस सिम कार्ड की पूरी कॉल हिस्ट्री निकाली, पूरी जानकारी निकाली, और पुलिस ने ये देखा कि ये जो गणेश पात्रा है, इसने सितंबर से लेकर अक्टूबर में जब ये घटना हुई 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात को, इसके बीच में कई सारे सपेरों से फ़ोन पर बात की थी। यहाँ तक कि
उनके साथ कुछ वीडियो कॉल्स भी किए थे और इत्तेफाक से वो वीडियो कॉल्स और उनका जो कन्वर्सेशन है वो गणेश के मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड भी हो गया था, या हो सकता है कि गणेश ने खुद ही रिकॉर्ड करके रखा हो। क्यों रखा हो ये भगवान ही जानता है। हो सकता है कि ऊपर वाला भी चाहता हो कि अगर ये जुर्म करे तो पकड़ा जाए। तो वो रिकॉर्डिंग जो थी, उस रिकॉर्डिंग में गणेश पात्रा अलग अलग सपेरों से बात करके उनसे जहरीले सांपों की मांग करता हुआ दिखाई और सुनाई दे रहा था। फ़ोन में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी, दर्ज हो गई थी। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने गणेश पर शिकंजा कस दिया और पुलिस को ये भी पता चला कि 6 अक्टूबर को, इस घटना के जस्ट एक रोज़ पहले, क्योंकि 7 तारीख की रात की यह घटना है, 6 अक्टूबर को गणेश ने बसंत आचार्य नाम के एक सपेरे से एक कोबरा सांप जो है वो ख़रीदा था। इसके बदले में उसे रुपए दिए थे और ये जो बसंत आचार्य है, इसने इस सांप को एक दूसरे गांव से रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करने के बाद उसे एक प्लास्टिक के जार में उसने कैद करके रखा हुआ था। ये गणेश जो है ये लगातार सपेरों के संपर्क में था और बसंत आचार्य से वो सांप की मांग कर रहा था। तो बसंत के पास वो सांप रेडिली अवेलेबल था जिसे रेस्क्यू करने के बाद जंगल में छोड़ा जाना था, लेकिन बसंत को भी लालच आ गया और ये जो गणेश पात्रा है इसने बसंत से ये कहा कि मुझे सांप की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो इस सांप को भगवान शंकर के मंदिर में ले जाएगा और चूंकि वो भगवान शंकर को बहुत मानता है तो उनके साथ साथ वो उनका जो ये सांप है, नाग सांप, आमतौर पर भगवान शंकर के गले में नाग सांप लिपटे हुए होते हैं, तो वो इस सांप की भी पूजा करेगा। तो इस तरह की जब एक रिलीजियस स्टोरी गणेश ने बनाई, गणेश पात्रा ने, और बसंत आचार्य को इसके बारे में बताया, तो वो जो सपेरा है उसे इसकी साजिशों के बारे में नहीं पता था। उसने वो कोबरा सांप कुछ रुपयों के बदले में इसके हवाले कर दिया, गणेश के हवाले कर दिया। और इस आदमी की बदमाशी देखिए, इस आदमी का शातिरपन देखिए, शातिराना हरकत देखिए कि उसने 7 तारीख की मिडनाइट को तकरीबन 2 बजे अपने बीवी और बच्ची जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में इसने चुपके से उस सांप को रिलीज़ कर दिया और ख़ुद जो है वो उस रात को दूसरे कमरे में सोया। जिस इरादे से उसने सांप छोड़ा था, तकदीर इतनी बुरी कि उस इरादे में वो पूरी तरह कामयाब हुआ। सांप ने अंदर घुसने के बाद उस महिला को और उसकी 2 साल की जो छोटी सी बेटी है उसको, दोनों को काट लिया और सुबह तक दोनों की हालत बेहद ख़राब थी। रैदर सुबह तक उनकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है सांप में जो सीधे दिमाग पर असर करता है, इंसान के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर असर करता है। तो इंसान ज़्यादा देर तक अगर कोबरा काटे तो सर्वाइव नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरा अनुमान है या मेरी जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट या 1 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। तो सुबह जब लोगों की आँख खुली, सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि बसंती, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, और उसकी 2 साल की बेटी, वो जो है घर में बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, या हो सकता है उनकी जान चली ही गई हो। उसके बाद घर के सारे लोगों ने और ख़ासकर गणेश ने, जिसको इस पूरे मामले की जानकारी थी, उसने शोर मचाना शुरू किया, चीखना चिल्लाना शुरू किया और पत्नी और बेटी को लेकर अस्पताल गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड बताया। तो ये थी पूरी साजिश, और इस साजिश का अब सिम कार्ड और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बदौलत और मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड हुए वीडियोज़ की बदौलत खुलासा हो चुका था। अब पुलिस ने बसंत आचार्य नाम के उस सपेरे को भी पकड़ा और उससे भी पूछताछ की, और उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ, हमसे गणेश ने जो है वो सांप खरीदा था, मांगा था, लेकिन पूजा पाठ करने की बात कहकर हमसे सांप लिया था, ये बात उसने बताई। तो अब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ थी, जिससे ये क्लियर हो गया कि एक आदमी ने अपनी बीवी की हत्या करने के लिए सांप और उसके जहर को हथियार बनाया, और न सिर्फ अपनी बीवी की बल्कि अपनी प्यारी सी 2 साल की छोटी सी बेटी की भी उसने हत्या कर दी। तो कैसे दरिंदे, कैसे सिरफिरे, कैसे अजीबोगरीब लोग इस दुनिया में रहते हैं और वो क्या क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इस तरह की घटनाओं को सुनने के बाद वाकई हैरानी होती है। आप लोग इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, आपका टेक क्या है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अपनी इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। एक्स्ट्रा चैप्टर के नाम से एक आईडी है और ये दीपक हैं, इन्होंने कमेंट किया और इन्होंने कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई की और कहा है कि वो शम्स सर और मेरी कहानियाँ पिछले 2 सालों से लगातार सुन रहे हैं। इस साल के शुरुआती दिनों में जब मैं गैर हाजिर रह रहा था तब वो थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन अब जब मैं रेगुलर आने लगा हूँ तो उनको मेरा ये प्रोग्राम जो है वो अच्छा लग रहा है। तो
मनोज प्रभाकर जी पंजाब लुधियाना से, उन्होंने लिखा है RSVP रोंदे सारे विवाह पिछो। मतलब शादियों के बाद जो है ये जो RSVP जो लिखा होता है, जिसके नीचे कुछ लोगों के नाम लिखे होते हैं, ये लोग जो है वो रोया करते हैं और दुखी रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि वो आयोजक होते हैं तो उन पर लोड या प्रेशर ज़्यादा रहता होगा, इस तरह की बात हमारे एक दर्शक ने लिखी है। तो खैर, सारा पहिन अल्या इस तरह से एक आईडी है, तो मैं वो तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ उनका नाम पूरी तरह से। RSVP का फुल फॉर्म मैंने बहुत सारे लोगों से, मतलब आप लोगों से पूछा था, बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब दिया है। तो आइए, जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है मैं उनका जवाब पढ़ता हूँ, क्योंकि सारे लोगों का आंसर तो ऑब्वियसली पढ़ नहीं सकता। प्रिंस ऑफ क्यूब्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है RSVP इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ द फ्रेंच फ्रेज रिस्पॉन्डेज सिल वोस प्लेट which translates to respond if it pleases you। कहने का मतलब प्लीज़ रिस्पॉन्ड। तो किसी भी शादी के कार्ड में या कोई भी दूसरा जब प्रोग्राम होता है उसके नीचे RSVP का शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है R.S.V.P। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने पूछा था, तो उसका जवाब लोगों ने दिया है। कहने का मतलब ये कि अगर इस तरह के किसी प्रोग्राम में किसी को आना हो, अगर नहीं आना हो, वो नहीं आ सकते हैं, या रास्ता पूछना हो, जो भी हो, तो वो RSVP के नीचे जो नाम और नंबर लिखे रहते हैं उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है, और ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसके बारे में हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बताया। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत गुप्ते ने भी कहा है, प्रशांत गुप्ते जी हैं, इनके आगे शेयर मार्केट भी लिखा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत प्रशांत जी, कभी आपसे बात करूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट में मेरी थोड़ी रुचि है अपार्ट फ्रॉम क्राइम रिपोर्टिंग। जिन कुछ और चीज़ों में रुचि है उसके बारे में भी कभी आप लोगों को बताऊंगा। नीरज भट्ट जी ने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका। इस्माइल बाशु ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। VI के नाम से एक आईडी है, उन्होंने हौसला अफजाई की है और कहा है कि वेरी वेल डन, कीप गोइंग। उन्होंने जिसे कहते हैं कि मसल्स वसल्स बनाकर दिखाए हैं इमोजी में, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। शिल्पी श्रीवास्तव जी हैं, उमा शर्मा जी मेरी बहन हैं बेंगलुरु से, उन्होंने भी कमेंट किया है। रविंद्र पंडित जी ने कमेंट किया है। पूनम शॉ का कमेंट है, उन्होंने एक्सीलेंट स्टोरी लिखा है। स्टोरी तो ऑफकोर्स मतलब दर्द भरी है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को एक्सीलेंट कहा हो। थैंक यू वेरी मच। साजिद, ये बिजनौर से हैं मूल रूप से, लेकिन रहते हैं सऊदी अरब से, रेगुलर कमेंट करते हैं, स्वागत आपका। योगेश धरने जी, असलम पाशा, गौरव कुमार, के रघुनाथ और मेहताब अली इदरिशी जी का कमेंट है। योगा विथ विकास, इन्होंने भी कमेंट किया है। दादा, आपकी स्टोरी टेलिंग का अलग ही USP है, ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने लिखा है, और हिंदी पर कमांड की उन्होंने तारीफ़ की है। यूज़र समथिंग के नाम से वो आईडी है। मिश्रा एक आईडी है, विष्णु मिश्रा, ये हरदोई से, इन्होंने भी अपनी बात रखी है और मेरी हौसला अफजाई की है। थैंक यू वेरी मच विष्णु जी। और मोहम्मद अफजल हुसैन साहब हैं, रेखा भट्ट जी हैं, सीनियर हैं, काफ़ी मुझे प्यार करती हैं और बहुत आशीर्वाद देती हैं, थैंक यू वेरी मच। आशा है, इन्होंने बांग्ला में लिखा है, आपनर कथा गुली सुनते भालो लगे आमार, थैंक यू वेरी मच इस तरह के कॉम्प्लीमेंट के लिए। पवन चंदनपुर के NP मतलब कानपुर से ये हैं। और संध्या पाटिल जी ने भी कमेंट किया है। राजन शुक्ला जी का कमेंट है, बहुत सारे और भी लोगों का कमेंट है। सारे लोगों के नाम और कमेंट से एक दिन में पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप लोग जो कमेंट करते हैं वो एक एक कमेंट मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, और इससे वाकई बहुत मेरी हौसला अफजाई होती है और एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ कीप डूइंग सो, और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।